जय हिंद बच्चों। बच्चों, बैटलफील्ड इज रेडी फॉर एनडीए 2 2023। 3 सितंबर इज योर फाइनल टेस्ट। तो जितने भी बच्चे डिफेंस की तैयारी के लिए रेडी हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल हम सब जानते हैं, हाउ टू क्रैक दिस एनडीए एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो इसी सवाल का जवाब के संग हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे सहयोगी मिस्टर रवि रंजन सर, जो हमारे मैथ्स फैकल्टी हैं, हमारे शुभम श्रीवास्तव सर, जो हमारे फिजिक्स फैकल्टी हैं। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं अपना कीमती समय लेकर के यहां आपके सामने आए हैं। बाकी टीचर्स जो हैं अभी क्लासेस में बिजी हैं। एक एक करके हम टीचर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बुलाना चाहूंगा रवि सर को, जो इस पर अपने कुछ अनुभव बताएंगे, शेयर करेंगे आपके सामने। लीजिए सर, आइए। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउस द जोश। तो बच्चों आइए देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक मैथ को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। और मैं बता दूं कि बेसिक मैथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैथ जो है, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, ये एक तरह से आप समझिए कि बेस है पूरे कैलकुलस का। पूरे कैलकुलस का ये बेस है। आपको मैं बताऊं कि जैसे आपको डोमेन निकालना है, अगर आप फंक्शन पढ़ेंगे, आपको मान लो रेंज निकालना है, और अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो, या कैलकुलस में किसी भी टॉपिक की बात हो, तो ये जो है बेसिक मैथ, ये आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बेसिक मैथ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन कैलकुलस से आता है। इस बार जो एनडीए 2023 फर्स्ट का एग्जाम हुआ, उसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी अगर फंक्शन मिला दें तो करीब करीब 18 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन होता है, तो आप इस चीज को इग्नोर ना करें। फिर मैं आता हूं लॉग पे। तो लॉग से एक या दो क्वेश्चन आता है। बच्चे लॉग को इग्नोर करते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बेटा ये 100% बनने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए आप लॉग जरूर करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। लॉग के बाद अगर मैं आपको बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लॉग के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 या 4 क्वेश्चन आता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन आता है या कभी कभी 4 क्वेश्चन आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आप करके जाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आप 3 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बेहतर तरीके से कर लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा अल्टरनेट एग्जाम में आर्गुमेंट निकालने का, या फिर ओमेगा जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो हर 1-2 साल के गैप पे, या 1-2 साल के जो आपका एनडीए फर्स्ट में अगर आ गया तो नहीं आया तो एनडीए सेकंड में आ जाएगा, एनडीए सेकंड में नहीं आया तो एनडीए फर्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं, जिसमें आप आर्गुमेंट किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आर्गुमेंट फाइंड आउट करना। फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल आप 2-3 साल के गैप पे तो आता ही आता है। उसके बाद फिर आप यहां पे देखिए स्क्वायर रूट से रिलेटेड, तो ये आप इग्नोर मत करके जाना भैया। अगर इसको इग्नोर किए तो आप समझो कि 3 क्वेश्चन आपके हाथ से गया। इसके बाद मैं बता दूं कि पिछले 2 एग्जाम से बाइनोमियल थ्योरम बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 3 क्वेश्चन आ रहा है, और मैं आपको बताऊं, ये मैं अपना समझ लो कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं क्लासरूम में जो पढ़ाया हूं, लास्ट टू लास्ट 3 क्वेश्चन उसी क्लासरूम का क्वेश्चन था। इस बार भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन क्लासरूम का क्वेश्चन था। आप देख लेना हमारे वीडियो पे जाकर के, हमारे ग्राउंड जीरो पे हमारा वीडियो डला हुआ है, तो बिल्कुल क्लासरूम का क्वेश्चन आया हुआ था। यहां से, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन आता था, अब 2 बार से यूपीएससी का कोई नहीं जानता है, 2 बार से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर आप करके जाएं। इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से भी 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको भी आप करके जाए, ठीक है। तो ये हम लोग सीक्वेंस सीरीज की अब बात कर लेते हैं। सीक्वेंस सीरीज ये छूट गया था, तो सीक्वेंस सीरीज में
सीक्वेंस सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां से भी 3 क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, 3 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, ठीक है। अब सीक्वेंस सीरीज के बाद ये सिर्फ मैं अभी अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में 8 से 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, और 4 क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। तो 8 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट, ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट खत्म हो गया। कैलकुलस मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आप अगर वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, तो वेक्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें 3 क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है। 3 क्वेश्चन आप 100% कर सकते हो। जहां भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखाई दे उसको इग्नोर करो। और उसके बाद फिर 3D की बात करें तो 3D से भी आप 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब आते हैं हम लोग स्टैट पे। तो स्टैट से 8 क्वेश्चन, यहां देखिए कभी कभी 10 क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन होता है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मीन निकालना होता है, मॉड निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है। तो 5 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर इसमें आपको 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ दो, आप टाइम अपना वेस्ट मत करो इसमें, क्योंकि ये तो आपका 5 क्वेश्चन यहां से निकल रहा है ना। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पे आओ। प्रोबेबिलिटी 7 या 8 क्वेश्चन यहां से भी आता है। तो अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें वो आता है, थोड़ा बेस थ्योरम यूज कर लेगा। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन जैसे ही आ गया तो उसको उस टाइम पे इग्नोर कर दो। पेपर आपको 3 अटेम्प्ट में करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है कि सबसे पहले आप जब बुकलेट ओपन करते हो तो आप देखो 6 या 7 क्वेश्चन होता है हर एक पेज पे। तो उसमें 3 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस होगा और 2 क्वेश्चन ट्रिकी होगा। तो 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, आप आगे बढ़ जाओ। हर एक पेज पे इसी स्ट्रेटजी को लेकर के आपको चलना होगा, ठीक है। तब जाकर के अब इतना जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये एक प्लानिंग के थ्रू आप चलो, जिसमें मैं थोड़ा सा 2D और 3D के लिए भी बता दूं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है इसमें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट लाइन से आप एक क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, थोड़ा ही कैलकुलेशन होता है। सर्कल का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या डायरेक्ट इक्वेशन बेस, तो एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कोनिक सेक्शन की बात करता हूं। कोनिक सेक्शन में बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन यहां से अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप 2-2-4, और अगर थोड़ा आप तो डिपेंड करता है कि अगर यहां से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से आप 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी यहां से बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, यहां से भी 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको अगर मिला दें तो ये एक और इसमें ऐड कर लो, तो 2-4, 1-5 और 2-7, तो 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप देखिए यहां पे कैलकुलस का पार्ट फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूं कि यहां पे कैलकुलस जो है ये अकेला 1/3 है। क्या है? 1/3 पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। अब कैलकुलस का जो बेस है वो फंक्शन है। फंक्शन बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आप लिमिट कर सकते हो, और लिमिट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीडी। इस बार इसी से आया हुआ था 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। एओडी
ये भी आप कर सकते हो, 4 क्वेश्चन यहां से आता है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस, तो सारे मिलाकर के यहां से 35 से 40 क्वेश्चन आता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बना के रखना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। हाँ, आप जिस पे आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, और जहां पे वीक पॉइंट है तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं याद होगा, फॉर्मूला तो हर एक का आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक चैप्टर में जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर किसी चैप्टर में मान लो किसी को प्रोबेबिलिटी हार्ड लगता है, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अगर 6 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, उसको करो, आप हार्ड वाले को छोड़ दो। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप पकड़ो और ये स्ट्रेटजी बना के रखो। बाकी अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और किसी भी परेशानी के लिए ग्राउंड जीरो की टीम, ग्राउंड जीरो की फैकल्टी आपके साथ है। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं आपके सामने हमारे जो साइंस एक्सपर्ट हैं मिस्टर शुभम श्रीवास्तव सर, वो आकर के आपको साइंस का आपको डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आइए शुभम सर। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग मी। मैं आप लोगों के लिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। साइंस वाला पोर्शन जो रहता है बच्चे, मोस्टली जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके साइंस बैकग्राउंड से ज्यादा रहते हैं, और साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी बच्चे कहीं ना कहीं चीजें अपनी जो जिस दायरे में हमें खेलना चाहिए उस दायरे में नहीं खेल पाते हैं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइंस की बेटर या बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। कि आपको पता है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलाकर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहां पर 200 मार्क्स आपका कवर अप करता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा कि भाई तूने एनडीए का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करा, तो वो आपसे कहेगा सर मैंने तो साइंस 12th में पढ़ी थी। जो भी बच्चे आपके बिना कोचिंग के क्वालिफाई करते हैं तो वो आपके साइंस को एज अ बेस स्ट्रेटेजी बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको उन चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बहुत ही लिमिटिंग टाइम लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट आप लोगों के लिए, बट बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा बच्चे आपका होगा काइनेमेटिक्स होगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड जो पार्ट होता है वो आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया आपके सामने काइनेमेटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया बच्चे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो गया, एंड वेव हो गया। ये 5 चैप्टर आपके बच्चे यहां से आपके 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब ये 12 से 14 क्वेश्चन आपको, ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके लिए आपको क्या प्रेफर करना है। एक तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। जो उसमें एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी दी जाती है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप इसमें, अब आपको पता है 2-3 सालों से न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा हो गया है, तो हमें उसको भी कवर अप करने के लिए मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा। वो कौन सी होगी आपके सामने, सेलिना पब्लिकेशन की बुक, 9th-10th स्टैंडर्ड की बुक है, आईसीएसई बोर्ड की है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही एक तरीके से वरदान साबित होने वाली है अगर आप ये दोनों चीजें देखते हैं, ये दोनों चीजें करते हैं। और उसके बाद अगर आप क्लास नोट्स जो भी हमने आपको प्रोवाइड करे हैं, बाकी आप हमारे YouTube पर हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपसे श्योर कह सकता हूं कि आप यहां से 12 से 14 क्वेश्चन को उड़ा रहेंगे एकदम क्लियर। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, आपके लिए 2 या 3 महीने बचे हैं, तो हमें किस तरीके से प्रॉपर तरीके से करना है चीजों को। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, केमिस्ट्री में आपके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल, श्योर आपके यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है आपका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला से तो आपके, अगर मैं बात करूंगा 2020 और 21 में एनडीए और सीडीएस में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल सीट, आप एक सीट, मैंने अपना केमिकल फॉर्मूला, एक शीट ये, एक शीट मतलब ऊपर मिलाकर एक शीट, वहां से 3 क्वेश्चन।
अगला मैं बात करूंगा एक और जो है केमिकल रिएक्शन। अब पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है बच्चे, केमिकल रिएक्शन में आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करे, चाहे आपकी किसी भी चीज की बात करेगा, सारे एग्जाम्पल बेस्ड जितने भी होंगे रिएक्शन होंगी, है ना, वो सारी आपकी यहां से कवर अप होंगी बच्चे। तीसरा जो पार्ट होगा आपके सामने एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको तो भूल के ही मत जाना, बिल्कुल भी मत भूल जाना बच्चे। अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट से बात करेंगे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपके 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे बच्चे। 1-2 क्वेश्चन इतने रद्दी आएंगे, एक क्वेश्चन तो मेरे भाई सब लोग करने वाले हैं। पूछेगा बताओ कि एप्पल में कौन सा एसिड है। अब आप अगर नहीं बता पाएंगे तो आपकी गलती होगी। आप अगर कहीं ना कहीं, मैंने कहा अगर आपको मेरिट में भी अपने नंबर बहुत अच्छे 400 प्लस स्कोर करना है तो आपको बच्चे ये चीजें बहुत अच्छे से करके जानी पड़ेगी। 15 में से आपके यहां से एसिड बेस एंड सॉल्ट और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहीं से आपके कम से कम 8 क्वेश्चन, यहां से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। श्योरिटी है, इस बात को वीडियो में अपलोड कर लीजिएगा। अगर इस बार का जो पेपर बनेगा उसमें से 8 क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं आपको इन चैप्टरों से। क्लियर है? अगला नेक्स्ट जो पार्ट होगा बायोलॉजी का पार्ट। बायोलॉजी वाले पार्ट में आपको बच्चे बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे गर्ल्स लोगों की ज्यादा बायोलॉजी अच्छी होती है, उनका मतलब इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा रहता है वहां पर बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के लिए मैं अगर मैं बात करूंगा बच्चे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन में आपका एक तो सेल हो गया, सेल वाला पार्ट हो गया। दूसरे आपके जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी से मिलाकर और सेल से मिलाकर एक आप और ले लीजिएगा बच्चे डिसीज, है ना। इतना पार्ट अगर आप कवर अप करते हैं बच्चे, है ना, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम और जोड़ लीजिएगा बच्चे इसको। इसमें अगर आप कर लेते हैं, मैं ये कह सकता हूं यहां से भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए डेफिनेटली जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं बच्चे साइंस के रिगार्डिंग, मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। आपको डेफिनेटली अगर आप चीजें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि यहां पर हमने जो आपको बताई है स्ट्रेटेजी वो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है बच्चे। अब मैं बुलाने वाला हूं आपके बहुत ही ग्राउंड जीरो के सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी को, जिसमें आपके विशाल सर जो है ना, विशाल गुप्ता जी आपके लिए हाजिर होने वाले हैं। वो आप लोगों को ये बताएंगे कि पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसमें आप मिनिमम टाइम में किस तरीके से चीजों को बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। भाई टीचर का काम ही यही है कि आपको 2 महीने के अंदर वो चीज आपको दिला देना जो आपको हमारे सर जो विशाल सर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो हमारे सर आएंगे और आपको बताएंगे बच्चे। थैंक यू सो मच सर मेरी बड़ाई करने के लिए, बट इतना आभार आपका, इतना बोझ ना डालिए। एनीवेज बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सहयोगी श्रीमन श्रीवास्तव सर को, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ाई करी। एनीवेज ये उनका बड़प्पन है। मैं बच्चों सबसे पहले आपके सामने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने 13 साल 14 साल के अनुभव को जो शेयर करूंगा, उसमें पहली चीज आपको कॉन्सेंट, आपका ध्यान मैं आकर्षण कराना चाहूंगा रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस। आप सबसे पहले समझिए बच्चों, मैथ्स में आपको सर ने बता दिया, देखो आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका जो स्कोर है 300 मार्क्स का स्कोर तो आपका मैथ्स से है, ठीक है। आप जनरल जो एबिलिटी का टेस्ट है, जीएटी का जो टेस्ट है, आप उसको अगर डिवाइड करते हैं इंग्लिश और जनरल स्टडीज में, ठीक है, तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस हैं और जनरल स्टडीज से आपके 100 क्वेश्चंस हैं। तो आपका सबसे पहला ध्यान यहां जाना चाहिए, यू हैव टू सेग्रीगेट कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट, सबसे पहले साइंस जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, देन देयर इज सोशल स्टडीज, अगेन इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन देयर इज इकोनॉमिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, है ना। तो ये आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो गए जिससे आपका पेपर बन रहा है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो अब आप मुझे बताओ, आपको सिर्फ 100 में से 40 क्वेश्चंस, समझिए 100 में से केवल 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। तो पहले तो आप सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं जनरल एबिलिटी के टेस्ट को जब देखता हूं, जनरल एबिलिटी के पेपर में मेरे जीएसटी में 100 क्वेश्चंस हैं, मुझे टारगेट रखना है 40 क्वेश्चंस का। और उसमें से ऑलरेडी साइंस के टीचर ने आपको बता दी कि कितने क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हो। 12 क्वेश्चन आप 1 स्कोर कर सकते हो, 6 1 स्कोर कर सकते हो और 8 1 स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब मैक्सिमम तो आपका स्कोर साइंस ही मिल जाता है।
बट स्टिल कई बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वो पढ़कर जाते हैं सोशल स्टडीज। ठीक है, तो बच्चों में सोशल स्टडीज में भी आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप मिनिमम इनपुट देकर के मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी का जो वेटेज है किसी भी पेपर में सबसे ज्यादा रहता है। मैं पर्टिकुलरली एनडीए सीडीएस की बात कर रहा हूं, है ना। एनडीए में आप मानकर चलो 18 क्वेश्चंस मिनिमम ज्योग्राफी से आते ही आते हैं। तो अब ज्योग्राफी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, ज्योग्राफी को हम डिवाइड करेंगे पहले 3 तरीके से। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एक हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये 3 वेटेज है। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो है बेटा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप अगर पिछले 8 साल के पेपर्स भी उठाते हैं या 10 साल के पेपर्स भी उठाते हैं, आप देख पा रहे होंगे आप फिजिकल ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन वेरी करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर मैं ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन करता हूं तो इसमें आपके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं किस पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, तो पहली चीज, एक तो आपको जो बुक बताई गई है तरुण गोयल, तो बेटा वो तरुण गोयल की जो बुक है उसको बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ। किसी भी फ्रेशर के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप टीचर से, हमसे रेफरेंस बुक्स पता कर सकते हैं कि ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या क्या करें। सेकेंड थिंग, आपको जो टॉपिक यहां पढ़ाए जाएंगे उन टॉपिक्स में सबसे पहला मैं बात करूंगा, आपको याद करना पड़ेगा जो इंसुलेशन और हीट बजट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके टाइप्स ऑफ विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रेशर बेल्ट सारा कवर होता है। ठीक है, दूसरा आपको कवर करना पड़ेगा मैथमेटिकल ज्योग्राफी से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स, टाइड से संबंधित मैटर, इक्लिप्स से संबंधित मैटर, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का है, कंसेप्ट बेस्ड है सारा। ठीक है, तीसरा मैं आपको गाइड करूंगा, आपको एटलस तो पढ़नी ही पढ़नी है, बिना एटलस के ज्योग्राफी कवर नहीं होगी। अगर आपकी एटलस आपके टिप्स पर है, ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी का 40% सिलेबस कवर हो जाता है। ओके, अच्छा, देन आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी से भी आ रहे हैं। खास करके आप देखिएगा टोपोग्राफी को लेकर के रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोपोग्राफी पूछी जा रही है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है इंडियन फिजियोलॉजी। अब इंडियन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक, यानी कि जो माउंटेन्स रेंजेस हैं, इसमें आपका फिर आगे चल करके हम पढ़ते हैं रिवर्स एंड पर्टिकुलरली मिनरल्स। ठीक है, सॉयल, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज को लेकर के भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और खास करके इसमें एक अलग से स्टार मार्क करके मैं कहूंगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, तो बच्चों ध्यान रखें, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको छोड़ना नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको मैक्सिमम वेटेज, अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं तो ज्योग्राफी को देनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है बेटा, पॉलिटी के क्वेश्चन हार्डली 6 आएंगे, हार्डली 6। अगर मैं रीसेंट पेपर की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था इस बार रीसेंट पेपर, अप्रैल पेपर में, यानी कि एनडीए 1 2023 में पॉलिटी का सिर्फ 1 क्वेश्चन था। बट स्टिल आई एम टेकिंग ऑन एन एवरेज 4 to 6 क्वेश्चन। तो आप ज्यादातर वेटेज किसको देंगे? ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने नहीं है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये 3 चीजों को ध्यान रखें, फिजिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करें और बिना एटलस पढ़ के ना जाएं। एटलस को अच्छे से थरली मगअप करें, समझें कंसेप्ट्स को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका थोड़ा बेस आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको प्रियम्बल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, प्रियम्बल हो गया, जितने अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स में भी केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 1 to 51A, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इन पर्टिकुलर आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट्स हैं, उस पर ध्यान दें। खासकर की जो आर्टिकल 32 में रिट्स बताई गई हैं वो ध्यान दें। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं, चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, आप थोड़ा सा एक थोड़ा सा आप मैटर ध्यान दे सकते हैं स्टेट के ऊपर। हार्डली इट विल टेक अ डे और 2 टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, इसके बाद अभी जो नई स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं पॉलिटी में, आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका पॉलिटी का जो पेपर आएगा उस पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको पेरिफेरली ऊपर से पूछा जाएगा। ज्यादातर आपके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो शेड्यूल लिस्ट,
हार्डली 12 शेड्यूल लिस्ट है और केवल सब्जेक्ट्स याद रखने हैं आपको, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एटलीस्ट इनकी आप हेडिंग याद रखें कि कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ये रही पॉलिटी के आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी कवर करके जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके पास हार्डली 2 या 3 महीने का या 2.5 महीने का समय है, उनके लिए बोल रहा हूं। और पर्टिकुलरली इन सब कवर करने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर जरूर ध्यान दें, पिछले 22 सालों के, उनको जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। नाउ करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन कम से कम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको कंपलसरीली करने हैं, बिकॉज आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। अगर आपने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स ढंग से पढ़े हैं तो मेक श्योर, गारंटी है बेटा, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन आपके उसमें से सॉल्व हो जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही बात बेटा हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, एनसीईआरटी 11th and 12th आप इस पर फोकस करो। और एक मैं आपको कहूंगा तरुण गोयल। हालांकि आपको मैं एक और प्लस पॉइंट बताऊं, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप मानकर चलो पॉलिटी का सिलेबस अगर इतना है तो ज्योग्राफी का सिलेबस इतना है और हिस्ट्री का इससे 10 गुना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ज्योग्राफी का इतना सा सिलेबस करके 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पॉलिटी का इतना सा सिलेबस करके आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो उससे ज्यादा टाइम दोगे तब भी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आप हिस्ट्री को पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटी आप ज्योग्राफी को दो। हिस्ट्री को प्रायोरिटी उसके बाद दे सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने पढ़ी, वो भी 11th-12th की, उससे भी आपके 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है। 5 क्वेश्चन आप आराम से अपनी झोली में डाल दोगे, ठीक है। रही बात इकोनॉमिक्स की बेटा, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करेंगे, केवल करंट अपडेट, अपने आप को अपडेट रखो, ठीक है। जो पॉलिसीज हैं सरकार की, जो योजना है, ठीक है, जो भी, उन पर आप फोकस करो। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन उसी से आते हैं। थोड़ा बहुत आपका थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरेटिकल में क्या 11th-12th की इकोनॉमिक्स से आ जाएगा। अब साइंस वालों को दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, जैसे डिमांड सप्लाई के जो कर्व्स हैं, फिलिप्स कर्व्स हैं, लॉरेंस कर्व्स हैं, एंजल कर्व्स हैं, है ना, उनको लेकर के भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं जो कि नॉन साइंस वाले हैं या साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या आर्ट वाले हैं, उन सब के लिए, ठीक है। तो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को इकोनॉमिक्स में कवर करें, तो ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व होते हैं तो इट विल बी जस्ट लाइक अ कंसोलेशन प्राइज टू यू। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, अगर आप इसके 5 से 6 क्वेश्चन कर पाए तो फिर बोल रहा हूं ये आपका स्कोर बढ़ाने के लिए है, आपको पास कराने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास आपको ये सब्जेक्ट्स कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको साइंस में, जीएस में और मैथ्स में जो गाइडेंस मिली है बहुत बढ़िया मिली होगी आपको। अब इंग्लिश के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपनी नेक्स्ट अपने एक्सपर्ट टीचर को, रितिका मैम को। वो आकर के आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, आपको गाइड करेंगी क्या स्ट्रैटेजी इंग्लिश में आपको अपनानी चाहिए विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम रितिका मैम, मैं आपकी इंग्लिश ट्रेनर हूँ। स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रैटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है पेपर के लिए, और आपका पेपर का पैटर्न क्या है। आपको पता है कि आपके पेपर, इंग्लिश पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। गैट का जो पेपर है 2 पार्ट्स में है, एक इंग्लिश और एक जीके। तो इंग्लिश की बात करते हैं फटाफट। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 4 पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर और 1.33 आपको माइनस मार्किंग होती है। सो प्लीज अगर आपको लगता है कि आपका कोई आंसर गलत हो सकता है, अगर आप श्योर नहीं हो उस आंसर को लेके, तो बेटर है आप उसको अटेम्प्ट ना करें, स्किप कर दें, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और कई बार क्या होता है, स्कोर स्टूडेंट्स का डाउन आ जाता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। तो बेटर है कि आप स्किप कर दें रादर देन गोइंग फॉर द रॉन्ग आंसर। एंड देन वन मोर थिंग, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको लगता है मैथ्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, मैथ्स लेंदी हो जाता है, या जीएस का पेपर कई बार ट्रिकी आ जाता है, या हो सकता है बहुत इलेबोरेट होकर आ जाए, आपको इतना ना पता हो, तो इसलिए इंग्लिश पे सब अपना कमांड अच्छा रखें, बिकॉज इंग्लिश में आप 40+ क्वेश्चंस करेक्ट करके आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें। सो यस, यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 40 questions. I'm talking of correct questions, not attempted questions. ठीक है। So let us start. I'll just tell you कि आपका पैटर्न क्या होता है पेपर का। देखिए आपको मेनली 50 questions आते हैं. The questions that come are 50 in English. अब 50 questions में अगर हम एक बेसिक पैटर्न की बात करें जो जनरली आता है, उसमें 10 questions आपके एंटोनिम्स हैं, 10 आपके सिनोनिम्स हैं,
और 10 आपके idioms एंड phrases हैं। तो 10 antonyms, 10 synonyms एंड 10 idioms का मतलब है आपके 30 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड हैं। तो आप देख लीजिए ग्रामर का वेटेज कितना है और वोकैब का कितना है। वोकैब का वेटेज काफी हाई है एज कंपेयर टू ग्रामर। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे वर्कआउट करना है स्टूडेंट्स, आप लर्न करिए, जितने वर्ड्स कर सकते हैं अपनी मेमोराइजिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ ट्रिक्स है जिन पे वर्क कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया है या रूट वर्ड हो गया है। रूट वर्ड्स अच्छे से पढ़ें। रूट वर्ड्स प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज होते हैं, तो उनसे कई बार हमें वर्ड के मीनिंग का आइडिया मिल जाता है। प्लस एलिमिनेशन मेथड, कई बार क्या होता है 4 ऑप्शंस हैं, 3 बिल्कुल हमें करेक्ट नहीं लग रहे होते, तो एक बचा वही करेक्ट आंसर है। एलिमिनेशन मेथड और रूट वर्ड, ये 2 चीजें हमें वोकैबुलरी में बहुत हेल्प करती हैं। आप हमारे सेशंस देख सकते हैं ऑनलाइन, हमारे बहुत सेशंस अवेलेबल हैं जिनमें मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस करे हैं, एनडी और सीडीएस के बोथ वोकैबुलरी रिलेटेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। उसमें मैंने बताया है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, प्लस रूट वर्ड्स। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस में भी सेम चीज अप्लाई होगी। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस कई ऐसे होते हैं जिनका हमें मीनिंग पता होता है क्योंकि हिंदी में बहुत इस्तेमाल करे जाते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। बट कई ऐसे भी आ सकते हैं जो आपने कभी भी ना सुने हो, तो ईडीएम्स को ब्रेक करके उनके लिटरल मीनिंग पे जाइए। और कभी भी डायरेक्ट मीनिंग ईडीएम्स का अगर ऑप्शंस में दिया जाता है वो करेक्ट नहीं होता, तो अगेन वहां पर भी एलिमिनेशन मेथड हेल्प करता है। ईडीएम्स के भी हमारे सेशंस ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने पास्ट ईयर के और उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईडीएम्स डिस्कस करे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो उसी से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिविजन हो जाएगा। तो देखिए ये तो 3 सेक्शंस हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आता ही आता है। ईडीएम्स हो सकता है कई बार दे देते हैं, कई बार हटा देते हैं। अब ईडीएम्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप पास्ट ईयर्स देखेंगे तो ऐसा हुआ है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन दे दिया तो ईडीएम्स का सेक्शन हटा देते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्दो काफी टाइम से आया नहीं है, आई थिंक लास्ट 2020 में आए थे फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद से नहीं आए हैं, बट एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स, आ सकते हैं। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ पेपर पैटर्न नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका एलिमिनेशन मेथड हेल्प करता है। ऐसा भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरे ग्रामर बेस्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 आपको प्रेपोजिशंस पे दे दें, या मिक्स्ड हो सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकते हैं और ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कई बार ट्रिकी हो जाते हैं, स्पेशली प्रेपोजिशन से रिलेटेड, तो प्रेपोजिशंस आप फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से जरूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 2 ऑप्शंस में हम अटक जाते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्पॉटिंग द एरर्स। ये 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनमें कभी चेंज नहीं देखा है हमने कि ना आए हो एरर्स कंप्लीटली या कम कर दिए हैं। बढ़ा सकते हैं बट स्टूडेंट्स आप ये मान लीजिए कम नहीं होंगे। एरर्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, रूल्स आते हैं, ग्रामर पे कमांड अच्छा है बट अप्लाई नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन आता है तो उनको रूल स्ट्राइक नहीं करता। सो द ओनली वे टू गो अबाउट इज प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होल्ड बेटर होगा एरर्स में। पास्ट ईयर पेपर्स ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, मिक्स्ड एरर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए रादर देन इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड। मिक्स्ड एरर्स में आपको पता नहीं होगा कि कौन से टॉपिक का है, तो वो आपके लिए बेटर प्रैक्टिस रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल्स हो गए, नाउन्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन वर्ब रिलेशंस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, ये कुछ ग्रामर टॉपिक्स है जिनको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, स्पेशली एरर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने देखे हैं इनमें से ही आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही रूल पे बेस्ड 10 में से 2 क्वेश्चंस भी आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है, स्पेशली इन टॉपिक्स पे अपना कमांड अच्छे से रखिए। हमारे अगेन इन टॉपिक्स पे भी सेशंस अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, प्लीज रेफर टू अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गेट बैक टू यू। तो एक तो वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, एरर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एंड वन मोर सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे PQRS दे देते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस हैं वो जम्बल्ड अप हैं, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। इसमें भी एलिमिनेशन और आप कह सकते हैं एलिमिनेशन मेथड और पेयरिंग बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर आपको लगता है कि Q स्टार्टिंग होना चाहिए तो आपने ऑप्शंस देखे, जिन ऑप्शंस में भी Q स्टार्टिंग है आपने उनको कंसिडर करा, बाकी को आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कई बार एक ही ऑप्शन हो सकता है तो फिर वही करेक्ट आंसर है। इससे टाइम बचता है और एक्यूरेसी रहती है आपके आंसर्स में। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि R और P का पेयर बन रहा है तो आपसे वो ऑप्शंस देखिए जहाँ R और P साथ साथ हैं, बाकियों को एलिमिनेट कर दीजिए।
स्टार्टिंग ज्यादातर होती है जैसे नाउन से, आर्टिकल से, प्रोनाउन से, इनसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती है हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग ढूंढ सकते हैं आप, या पेयरिंग कर सकते हैं, कंजंक्शन से हेल्प कर देते हैं, सेंटेंस ज्वाइन हो रहा हो तो थोड़ा कई बार ग्रामर भी इसमें यूज हो सकता है, प्रेपोजिशंस भी कई बार कनेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से, तो अगेन आपको पेयर मिल गया। तो आप हमारे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के भी सेशंस जो ऑनलाइन अपलोडेड है वो देख सकते हैं। उसमें अगेन मैंने बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, प्लस मैंने आपको टेक्निक ही सिखाई है कि आप पेयरिंग कैसे करोगे या स्टार्टिंग कैसे ढूंढोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेशन करेंगे एंड यू गेट टू द करेक्ट आंसर। तो ये पोर्शन है। इसके अलावा कई चीजें हैं जो नहीं आई हैं आपके पेपर में काफी टाइम से। 2000 पैसेजेस, जैसे पैसेजेस नहीं आए हैं, ऑलराइट, पैसेजेस बहुत टाइम से नहीं आए हैं एग्जाम में। तो एक तो पैसेज आ सकते हैं, तो कॉम्प्रहेंशन पे अपना कमांड रखिए, पास्ट ईयर से ही आप पैसेजेस कर सकते हैं। दो आई थिंक इसके आने के चांस कम ही है, बट स्टिल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके ना जाएं। तो कोई भी कॉम्प्रहेंशन बुक ले सकते हैं या पास्ट ईयर के पेपर्स ले सकते हैं, उनमें से पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैसेज का लेवल जो पास्ट ईयर में आया है वो हमेशा इजी टू मॉडरेट आया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ, तो ये तो आपको 100% स्कोरिंग हो सकता है। उसके अलावा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सीडीएस में तो हर बार आते ही हैं 10 क्वेश्चंस। एनडीए में अगेन आई थिंक 2018 के बाद से नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं, हो सकता है 5 क्वेश्चन दे दें, तो उसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए। इट इज सिमिलर टू पीक्यूआरएस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पर उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें भी आपको पेयरिंग हेल्प करेगा, एलिमिनेशन हेल्प करेगा। तो ये सब अब हमारे जितने ऑनलाइन सेशंस हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के भी हमने ऑनलाइन सेशंस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आंसर कैसे ढूंढना है। तो आप इन सबको स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो कम फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। रेस्ट जो बुक्स आपको रेफर करनी है, आई थिंक वो ऑलरेडी विशाल सर ने आपको बता दी है। सो कुछ अच्छी बुक्स है जिनको आप रेफर कर सकते हो। आई वुड नॉट सजेस्ट या बहुत ज्यादा ग्रामर बुक्स रेफर करो और फिर कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज इन डेप्थ रूल्स बहुत हो जाते हैं, एक्सेप्शंस बहुत हो जाते हैं, एंड देन द स्टूडेंट्स गेट पजल्ड अप एंड मिक्स्ड अप। सो आई डोंट वांट दैट। तो सिंपल रखिए अपनी पढ़ाई को, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, गो अबाउट इट इजीली। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल स्टूडेंट्स फॉर नाउ। So now Vishal sir will take over and he'll guide you. Thank you very much. I hope आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने आपको दिए हैं। थैंक यू, जय। थैंक यू रितिका मैम। सो बच्चों, तो ये था हमारे ग्राउंड जीरो के कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। हमारे टीचर्स के द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका एनडीए एग्जाम बहुत कम समय पे क्वालिफाई हो जाएगा। मेक श्योर कि आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और जितनी स्ट्रैटेजी इसमें बताई गई है, गाइड की गई है, उसी पर स्टक रहिए। डोंट गो बियॉन्ड दैट। आपको बहुत कम समय पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसी उम्मीद के संग आपके संग फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई वीडियोस के साथ। टिल देन आप हमारे संग जुड़े रहें और ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी।